हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लाइक्सरा यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में बात करेंगे हिंदी गद्य साहित्य के अंतर्गत जो हमारी लगातार क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत आज हमारी ये क्लास जो है 53 रहेगी। तो दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे पूर्व हम जो है हिंदी साहित्य के अंतर्गत आधुनिक हिंदी साहित्य के जो हमारी क्लास चल रही है गद्य पद्य और इतर गद्य विधाएँ हैं, इसमें भारतीय युग में हमने काव्य धारा और गद्य साहित्य, द्वितीय युग में काव्य धारा और गद्य साहित्य पर चर्चा कर चुके हैं। छायावाद युग जिसमें काव्य धारा और गद्य साहित्य हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा छायावदोत्तर काल की भी गद्य साहित्य और गद्य काव्य और साहित्य के अंतर्गत हम चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा प्रगतिवादी काव्य की हमने व्याख्या कंप्लीट कर ली और साथ ही उस पर आधारित कुछ एमसीक्यूज हमने क्वेश्चन कर लिए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे प्रयोगवादी काव्य पर। तो हिंदी के का जो पाठ्यक्रम जो उत्तराखंड लेक्चरर के लिए दिया गया है उसी को हम लगातार टॉपिक वाइज आपको हर क्लास में इसमें जो है आपको व्याख्यान और बेसिकली व्याख्यान और साथ ही उसके एमसीक्यू प्रश्न आपको लगातार क्लास में दे रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है दोस्तों वो है प्रयोगवादी काव्य, क्योंकि इससे पहले के टॉपिक हम लगातार कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके लगातार आप हमारी क्लास हिंदी की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसमें आपको क्लास वाइज नंबरिंग के साथ जो है लगातार 51 52 क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आज की क्लास हमारी रहेगी दोस्तों प्रयोगवादी काव्य पर आधारित, जिसमें हम पहले इसके व्याख्यान पर चर्चा करेंगे, साथ ही फिर इस पर रिलेटेड एमसीक्यू हम क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो इसलिए बिना देरी के हुए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारी क्लास का नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा। तो बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हम बात करते हैं प्रयोगवाद पर आधारित। तो प्रयोगवाद दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण काल के तौर पर जाना जाता है। 1943 से 1953 ईस्वी के बीच हिंदी साहित्य में छायावाद के बाद उभरने वाला एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, क्योंकि छायावाद के बाद छायावादोत्तर युग के नाम से जाना जाता है और साथ ही प्रगतिवादी युग के नाम से भी जाना जाता है। प्रगतिवादी काव्य को भी इसमें महत्वपूर्ण मिला था। तो साथ ही 1943 से 1953 के बीच का जो समय है उसको प्रयोगवाद के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। तो हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के बाद उभरने वाला एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है और इसमें जो है इसे नया साहित्य आंदोलन भी कहा जाता है। तो ये छायावाद के बाद उभरने वाला महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन था दोस्तों प्रयोगवाद, और इसको जो है नया साहित्य आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके लिए प्रश्न आ सकता है कि जो प्रयोगवाद है वो हिंदी साहित्य में किसके बाद का महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन है, तो उत्तर हो जाएगा छायावाद। ठीक है दोस्तों, तो छायावाद के बाद जो है उभरने वाला एक महत्वपूर्ण काव्य आंदोलन जो है जिसको प्रयोगवाद के नाम से जाना जाता है, और इसका जो समय अवधि है दोस्तों वह है 1943 से 1953 के बीच। प्रयोगवादियों ने छायावादी काव्य का स्वप्निलता और रोमानी भावुकता और रहस्यवाद को अस्वीकार कर इन्होंने क्या किया दोस्तों, यथार्थ, तर्क, बुद्धि और आधुनिकता और व्यक्ति चेतना को महत्व दिया था। तो इनके द्वारा जो रोमानी भावुकता थी उसको महत्व नहीं दिया गया है, रहस्यवाद को इन्होंने अस्वीकार किया है, और स्वप्न लिप्ता जो है इसको भी इन्होंने महत्व नहीं दिया है। तो इन्होंने किस चीज़ को महत्व दिया है दोस्तों, इन्होंने यथार्थ को महत्व दिया है, तर्क बुद्धि को महत्व दिया है, आधुनिकता को महत्व दिया है और व्यक्ति की चेतना को महत्व दिया है। तो ये प्रयोगवाद की मेन एक पहचान है जो इसको अन्य प्रकार के काव्य शास्त्रों से थोड़ा अलग बनाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों कि प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। तो प्रयोगवादी काव्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं दोस्तों क्या क्या हैं। पहला है नवीनता का आग्रह करना, यानी कि इसकी जो मुख्य विशेषता है वो नवीनता की ओर व्यक्ति को या समाज को जो है अग्रेसित कर रही थी, यानी कि नवीनता की ओर आग्रह कर रही थी। पुराने जो रूढ़िवादी बंधन थे उनको तोड़कर एक नए ढंग की अभिव्यक्ति इस काव्य के अंतर्गत की गई है।
तो जो पुराने रूढ़िवादी जो विचारधाराएं बनी थी उनको इन्होंने जो है समाप्त किया और साथ ही नए ढंग से नई प्रकार की अभिव्यक्ति को महत्व दिया है। इसके अलावा यथार्थवाद के अंतर्गत बात करें तो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों का चित्रण इनके द्वारा किया गया है। तो जीवन के अंतर्गत जो वास्तविक परिस्थितियां हैं उनका इन्होंने चित्रण अपने काव्य शास्त्र के अंतर्गत किया है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने व्यक्तिकता को महत्व दिया है, यानी कि काव्य का जो केंद्र है वो व्यक्ति का खुद का अनुभव और उसकी चेतना है, यानी कि व्यक्ति के अनुभव और चेतन उसके अंदर के जो चेतना है उसको जो है इन्होंने अपने काव्य के अंतर्गत महत्व दिया है, व्यक्तिकता के भाव को महत्व दिया है। इसके अलावा तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया है इन्होंने। तो जो इस काव्य धारा से जुड़े हुए लोग थे प्रयोगवादी काव्य धारा से जिन्होंने ये काव्य रचनाएं की थी, उन्होंने अंधविश्वास और रहस्यवाद का पूरी तरीके से विरोध किया है। तो अंधविश्वास का भी विरोध किया है दोस्तों और रहस्यवाद को भी इन्होंने नकारा है। ठीक है, तो इन्होंने तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया है, यानी कि वैज्ञानिक विचारधारा को इन्होंने डेवलप करने में काफ़ी मदद की है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि इन्होंने प्रभाव आधुनिक पाश्चात्य साहित्य के अंतर्गत इन्होंने अपना प्रभाव डाला है। विशेषकर जो मार्क्सवाद हैं, अस्तित्ववाद है, फ्रायड के मनोविश्लेषण का इन्होंने जो है प्रभाव आधुनिक पाश्चात्य साहित्य का इन्होंने इसके अंतर्गत डाला है, अपने अपने काव्य के अंतर्गत उस चीज़ को भी महत्व दिया है। इसके अलावा अगर भाषा की बात करें दोस्तों, इनकी जो भाषा थी वो जो है साधारण बोली का भी प्रयोग इन्होंने इसके अंतर अपने काव्य के अंतर्गत किया है। इसके अलावा इनकी जो भाषा थी वो सजीव थी, प्रांजल थी और प्रायः संस्कृत निष्ठ और कहीं-कहीं बोली भाषा का भी इन्होंने प्रयोग किया है। तो ये प्रयोगवादी काव्य के प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत है दोस्तों, और ये मुख्य विशेषता मेन ये है कि इनकी जो रचनाएँ हैं उसमें जो है सजीवता का परिचय दिया गया है, प्रांजल का प्रयोग किया गया है, प्रायः संस्कृत निष्ठ यानी कि संस्कृत को भी महत्व दिया और कहीं-कहीं जो सामान्य बोली को भी इनके द्वारा प्रयोग किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें थी जो इनके उसमें विशेषताओं के तौर पर जानी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रयोगवाद के प्रमुख कवि कौन-कौन थे। तो दोस्तों प्रयोगवादी काव्य के जो प्रमुख कवि थे वो थे आपका अज्ञेय, जिनको सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन के नाम से जाना जाता है, लेकिन इनको जो है अज्ञेय के नाम से भी इनको जाना जाता है। तो इनकी जो रचना थी वो थी आंदोलन के प्रवर्तक। इस आंदोलन के प्रवर्तक के तौर पर इनको जाना जाता है और इनके प्रमुख प्रयोगवादी काव्य धाराएं के अंतर्गत इनको आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है, प्रयोगवादी काव्य धारा के। इसके अलावा दोस्तों इस समय के प्रमुख जो कवि हैं गिरजा कुमार माथुर हैं और शमशेर बहादुर सिंह, जिनका नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये अज्ञेय हो गए, गिरजा कुमार माथुर हो गए, शमशेर बहादुर सिंह हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो धर्मवीर भारती भी इस काव्य के प्रमुख कवि हैं। और इसके अलावा केदारनाथ सिंह हैं दोस्तों, केदारनाथ सिंह की रचनाएं इसके अंतर्गत आती हैं। रघुवीर सहाय यानी कि आदि प्रारंभिक जो चरण में रघुवीर सहाय की रचनाएं जो है इस काव्य के अंतर्गत आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो प्रमुख कवि हैं एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं आपको कि जो प्रयोगवादी काव्य के जो प्रमुख कवि रहे हैं, एक तो सच्चिदानंद वात्स्यायन रहे हैं, यानी कि अज्ञेय जिनको कहा जाता है। प्रयोगवादी कवि अज्ञेय को जाना जाता है। गिरजा कुमार माथुर हैं, शमशेर बहादुर सिंह हैं, धर्मवीर भारती हैं, केशवनाथ सिंह हैं और इसके अलावा रघुवीर सहाय, जिनको आदि आरंभिक चरण के रूप में के कवियों के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों इस समय की जो प्रमुख कृतियां हैं वो क्या-क्या हैं, जैसे अज्ञेय की प्रमुख कृति सबसे बेस्ट जो कृतियां हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। बाकी अन्य प्रकार की कृतियां भी बहुत हैं, बट हम जो है मेनली उन चीज़ों को फोकस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहली बात ये है और जो उनकी मुख्य कृतियों के तौर पर जाने जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें एग्ज़ाम में आती हैं जो काफ़ी मुख्य होती है, बट हमारी तैयारी के अकॉर्डिंग वो चीज़ हम प्रिपेयर नहीं कर पाते, इसलिए हमको वो चीज़ें कठिन लगती हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए मुख्य चीज़ों को ही पढ़ना है, अतिरिक्त चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी है। तो प्रमुख कृतियों में आते हैं दोस्तों इनके अज्ञेय की जो प्रमुख कृति है जैसे भोजपत्र है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा हरी घास पर क्षण भर, ये भी इनके प्रमुख कृतियों के अंतर्गत आती हैं।
इसके अलावा गिरजा कुमार माथुर की अगर बात करें दोस्तों, इनकी रचना है मुक्ति की ओर। ठीक है, तो प्रयोगवादी कवियों में गिरजा कुमार माथुर का नाम भी विशेष जाना जाता है और इनकी रचना है मुक्ति की ओर। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह, जो इस काव्य के अंतर्गत प्रमुख कवि के रूप में जाने जाते हैं, और इनकी रचनाएं, इनकी जैसे कुछ कविताएं हैं, और इनके उदिता उदिता इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा धर्मवीर भारती की हम बात करें तो ये तो हिंदी साहित्य के अंतर्गत हर जगह छाए रहते हैं दोस्तों। इनकी जो रचना है वो है ठंडा लोहा, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठंडा लोहा। और इसके अलावा कनुप्रिया, कनुप्रिया भी धर्मवीर भारती की प्रमुख रचनाओं में से एक जानी जाती है। तो दोस्तों ये हमारी प्रमुख कृतियां हैं जो प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत गाई गई थी। ठीक है, जैसा ये है भोजपत्र है इनका रचना है, और हरी घास पर क्षण भर गिरजा कुमार माथुर की है मुक्ति की ओर। इसके अलावा शमशेर बहादुर सिंह की है कुछ कविताएं और उदिता। ठीक, इनको हम नोट भी करते रहिए दोस्तों। इसके अलावा धर्मवीर भारती की जो रचना है वो है ठंडा लोहा और कनुप्रिया, ये इनकी प्रमुख कृतियों के तौर पर जानी जाती हैं। तो ये सारी के चार दोस्तों इम्पोर्टेंट हैं कवि, और साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया दोस्तों हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रयोगवादी काव्य पर आधारित जो उनके जो प्रमुख मेन बातें थी वो हमने इसमें चर्चा कर ली है। यानी कि मुख्य हमको पता होना चाहिए विशेषताएं क्या हैं, और इन्होंने किस प्रकार की चीज़ों को महत्व दिया है। जैसे इन्होंने यथार्थवाद को महत्व दिया है दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने जो है रहस्यवाद का विरोध किया है। ठीक है, अंधविश्वास को इन्होंने विरोध किया है। तो ये सारी मेन चीज़ें आपने इस चीज़ के इसके अंतर्गत समझनी है। अब बात करते हैं दोस्तों प्रयोगवादी काव्य पर आधारित कुछ एमसीक्यू प्रश्नों के माध्यम से भी तैयारी करते हैं, तो इसलिए पूरी क्लास को जरूर वॉच कीजिएगा दोस्तों। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये क्लास रहेगी, ये हमारी पूरी उम्मीद है। और हम केवल अपने क्लास के अंतर्गत केवल शॉर्ट चीज़ों को आपको नोट्स के तौर पर तैयारी करा रहे हैं, तो आप बहुत आसान तरीके से इनको नोट तैयार कर लीजिएगा। जो हम करा रहे हैं उसमें कुछ भी स्किप करने लायक नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप इसमें से कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि हम तैयारी का वो लेवल लेके आए हैं जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और तो इसलिए जो है बिना स्किप किए ही आप पूरे जो टॉपिक में कराया जा रहा है उसको ज़रूर वॉच कीजिए, और साथ ही उसके नोट्स भी तैयार करिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, तो इस पर आधारित एमसीक्यू पर चर्चा करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं एमसीक्यू प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न हमारा है प्रयोगवादी आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। तो प्रयोगवादी आंदोलन जो शुरुआत हुई थी उसका प्रवर्तक किसे माना जाता है दोस्तों। तो प्रयोगवादी आंदोलन के जो प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं, जिन पर हमने चर्चा की थी, वह है वात्स्यायन, यानी कि जिनको अज्ञेय के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। ठीक है, तो पहले का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि अज्ञेय को दोस्तों प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत प्रवर्तक के तौर पे जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रयोगवाद का समयकाल माना जाता है कब से कब तक। तो 1918 से 1936, या 1936 से 1943, 1943 से 1953, या 1953 से 1965। तो दोस्तों जो एग्जैक्ट आंसर है उस पर हम चर्चा करेंगे। जो प्रयोगवाद का समयकाल माना जाता है, जिसको मैंने क्लास की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था, तो ये समयकाल माना जाता है 1943 से 1953 के बीच। ठीक है, तो ये लगभग 10 साल का ये समय है दोस्तों। 1943 से 53 तक का समय प्रयोगवाद का काल समय माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रयोगवाद को और किस नाम से जाना जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्रयोगवाद का दूसरा नाम क्या है। छायावाद, नया साहित्यिक आंदोलन, प्रगतिवाद, या नई कविता। तो दोस्तों ये प्रयोगवाद को जो माना जाता है, इसका जो नया नाम है, दूसरा नाम है, उसको जाना जाता है नया साहित्य आंदोलन के तौर पे इसको जाना जाता है। क्योंकि इस आंदोलन ने जो प्रयोगवाद का आंदोलन चला था, जिसके अंतर्गत हिंदी काव्य को एक नई दिशा मिली थी, तो इसके अंतर्गत क्या हुआ था, रहस्यवाद को विरोध किया गया था, साथ ही अंधविश्वास का पूरा समाप्ति करने का प्रयास किया गया था। साथ ही नए प्रकार की साहित्य को इन्होंने डेवलप किया था। एक विशेष प्रकार की थिंकिंग समाज में लाने के लिए इन्होंने जो है प्रयोगवाद के माध्यम से, प्रयोगवाद के अंतर्गत अपने कविताओं के माध्यम से जो है समाज में एक नए प्रकार की एनर्जी यानी कि चेतना का विकास किया था दोस्तों। ठीक है, तो प्रयोगवाद को अन्य किस नाम से जाना जाता है। प्रयोगवाद को नया साहित्य आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न हमारा है प्रयोगवादी काव्य का मुख्य आधार क्या है। तो प्रयोगवादी काव्य का मुख्य आधार क्या है दोस्तों। ऑप्शन है स्वप्निलता या भावुकता या व्यक्ति चेतना या रहस्यवाद। तो दोस्तों प्रयोगवादी काव्य का मुख्य आधार क्या है, यह हम इसके अपने डिटेल क्लास के अंतर्गत करा चुके हैं। तो इसका जो मुख्य आधार है वह है व्यक्ति चेतना, यानी कि व्यक्ति की विचारों की अभिव्यक्ति, यानी कि व्यक्ति का जो अनुभव है और उसके अंदर की जो चेतना जागृत हो रही है उसको काव्य के अंतर्गत पिरोया गया है, यानी कि काव्य के अंतर्गत उस चीज़ को पूरा प्रदर्शित किया गया है। तो ये मुख्य इसका जो है आधार स्तंभ के तौर पे जाना जाता है। तो प्रयोगवादी काव्य का मुख्य आधार स्तंभ क्या है दोस्तों, वह है व्यक्ति चेतना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। भोजपत्र काव्य संग्रह किसका है। तो दोस्तों जो भोजपत्र नामक जो काव्य संग्रह है ये किसका है। ऑप्शन है अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या धर्मवीर भारती। तो दोस्तों जो भोजपत्र नामक जो काव्य संग्रह है ये किसका है, ये है अज्ञेय की ये रचना है दोस्तों। ठीक है, तो ये सच्चिदानंद जो है अज्ञेय करके हैं ये। तो इनका जो रचना है भोजपत्र, ये काव्य संग्रह जो है इनकी काव्य संग्रह के अंतर्गत आता है अज्ञेय की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। प्रयोगवादी काव्य पर किस पाश्चात्य प्रवृत्ति का प्रभाव अधिक है। तो दोस्तों प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत पाश्चात्य प्रवृत्ति का भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो किस प्रकार का प्रभाव है दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। ऑप्शन है आदर्शवाद, बिल्कुल गलत। अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्योंकि प्रयोगवादी काव्य में जो पाश्चात्य प्रवृत्ति का प्रभाव पड़ा है वो पड़ा है अस्तित्ववाद का और मनोविश्लेषण का। ठीक है, इसके अलावा रहस्यवाद भी गलत है, दार्शनिक वेदांत भी गलत है। तो प्रयोगवादी काव्य में किस पाश्चात्य प्रवृत्ति का अधिक प्रभाव है दोस्तों, वह है अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। मुक्ति की ओर काव्य संग्रह किस कवि का है। तो दोस्तों जो मुक्ति की ओर नामक काव्य संग्रह है कौन से कवि का है। ऑप्शन है धर्मवीर भारती, गिरजा कुमार माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या अज्ञेय। तो जो मुक्ति की ओर नामक जो काव्य संग्रह है दोस्तों, ये है गिरजा कुमार माथुर की रचना है। तो गिरजा कुमार माथुर की जो मुख्य रचना है वह है मुक्ति की ओर। ठीक है, तो ये एक काव्य संग्रह है दोस्तों। तो गिरजा कुमार माथुर की है मुक्ति की ओर। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी रहेगा। तो मुक्ति की ओर नामक काव्य संग्रह किस कवि का है दोस्तों, यह है गिरजा कुमार माथुर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ठंडा लोहा के रचयिता कौन है। तो क्वेश्चन है ठंडा लोहा के रचयिता कौन है। तो दोस्तों ऑप्शन है अज्ञेय, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह या नागार्जुन। तो ठंडा लोहा नामक जो रचना है दोस्तों किसकी है, यह है दोस्तों धर्मवीर भारती की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद किस काव्य धारा के बाद आया था। तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद कौन से काव्य धारा के बाद आया था। आपको याद होगा दोस्तों हमने इससे पहले जो है छायावाद पढ़ा था, फिर छायावादोत्तर युग पढ़ा था, फिर प्रगतिवादी काव्य पढ़ा था और अब हम पढ़ रहे हैं प्रयोगवादी काव्य। तो दोस्तों ये जो प्रयोगवादी काव्य भी है ये भी जो है आपका किस काव्य धारा के बाद आया था। तो ये आया था दोस्तों आपका छायावाद के बाद। तो इसको छायावाद के बाद का काव्य धारा के अंतर्गत ही गिना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वैसे ये प्रगतिवाद के साथ साथ है दोस्तों, प्रगतिवाद के साथ साथ प्रयोगवाद का भी प्रारंभ हुआ था। लेकिन अगर आपके पास छायावाद का ऑप्शन आएगा तो ऑप्शन नंबर बी छायावाद ही इसका बिल्कुल सही आंसर माना जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है प्रयोगवादी कवियों ने किसका विरोध किया था। तो प्रयोगवादी जो कवि थे दोस्तों किसका विरोध किया था, हमने आपको डिटेल क्लास के अंतर्गत बात की थी। तो दोस्तों इन्होंने यथार्थवाद का जो है ये तो नहीं है, रहस्यवाद और भावुकता का इन्होंने जो है इन प्रयोगवादी कवियों ने
इसका विरोध किया था। इन्होंने रहस्यवाद को बिल्कुल नकारा था और साथ ही भावुकता को भी नकारा था इन्होंने। तो इस तरीके से रहस्यवाद और भावुकता का इन्होंने विरोध किया था। इसलिए इसके अलावा इन्होंने यथार्थवाद को महत्व दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा प्रयोगवादी कवियों ने यथार्थवाद को इम्पोर्टेंस दी थी। साथ ही व्यक्ति चेतना को बहुत महत्व दिया था। ठीक है, व्यक्ति के अनुभव और उसकी चेतना को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्होंने दिया था प्रयोगवादी कवियों ने। और अपने काव्य के अंतर्गत बहुत इसको इम्पोर्टेंस दी थी, जिससे जनमानस में एक नई प्रकार की एनर्जी का विकास किया था। साथ ही दोस्तों इन्होंने प्रयोगवादी कवियों ने आधुनिकता को महत्व दिया था, क्योंकि ये जो समय था दोस्तों 1943 से लेके 1953 के बीच का समय था। तो बिल्कुल आधुनिकता जो विचारधाराएं आ रही थी उनको इन्होंने अपने काव्य के माध्यम से डेवलप किया था। ठीक है, तो प्रयोगवादी कवियों ने किस चीज़ का विरोध किया था? इन्होंने किया था एक तो रहस्यवाद का और भावुकता का इन्होंने विरोध किया था। साथ ही अंधविश्वास का भी इन्होंने विरोध किया था। साथ ही किन चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी थी? इन्होंने दी थी यथार्थवाद को महत्व दिया था, व्यक्ति चेतना को महत्व दिया था और साथ ही साथ आधुनिकता को भी बहुत ज़्यादा महत्व दिया था अपने काव्य संग्रह के अंतर्गत। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। शमशेर बहादुर सिंह का प्रथम काव्य कौन सा है? तो शमशेर बहादुर सिंह का प्रथम काव्य कौन सा है? ऑप्शन है कुछ कविताएं, उदिता, कान्हा की प्रिया या ठंडा लोहा। तो दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह के जो प्रथम काव्य संग्रह है वह है कुछ कविताएं। कुछ कविताओं के माध्यम से दोस्तों शमशेर बहादुर सिंह ने अपने जो है काव्य संग्रह को संजोया है। और साथ ही इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से जो है समाज में एक विशेष प्रकार की जागृति लाई थी, देशभक्ति की और स्वतंत्रता का भाव विकसित किया था। समाज के अंतर्गत वीर रस से ओतप्रोत इनकी रचनाएं रही हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए इनका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है हरी घास पर क्षण भर किसका काव्य संग्रह है? तो दोस्तों हरी घास पर क्षण भर नामक जो काव्य संग्रह है वह है अज्ञेय का। किसका है? अज्ञेय की रचना है दोस्तों हरी घास पर क्षण भर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रयोगवाद का केंद्रीय तत्व क्या है? तो प्रयोगवाद की जो रचना है इनका जो केंद्रीय तत्व है वो क्या है दोस्तों? वह है व्यक्ति चेतना का विकास करना। तो व्यक्ति चेतना मुख्य इस प्रयोगवाद का प्रमुख केंद्रीय तत्व के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है और ये इम्पोर्टेंट भी है दोस्तों। अगर हम बात करें इसमें राष्ट्रीय चेतना भी दिया गया है, दार्शनिक चेतना भी दिया गया है, सामूहिक चेतना भी दिया गया है। तो हालांकि ये तीनों भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, बट जो प्रयोगवाद ने जो केंद्रीय तत्व दिया है, केंद्रीय मतलब मुख्य जो जिस पर फोकस किया है वो क्या है? व्यक्ति की चेतना पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में। धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो धर्मवीर भारती की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है कनुप्रिया, मधुशाला, यामा या निराला की बातें। तो धर्मवीर भारती की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वह है कनुप्रिया। तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, इससे पहले हम इसको कर चुके हैं तो इसको हम डायरेक्टली आंसर बताएंगे। कुछ कविताएं किसका संग्रह है? तो कुछ कविताएं जो संग्रह है दोस्तों वह है शमशेर बहादुर सिंह की। अभी हमने इससे पहले दो क्वेश्चन छोड़कर हमने इस क्वेश्चन को किया था। तो कुछ कविताएं जो संग्रह है वो शमशेर बहादुर सिंह की रचना के अंतर्गत संग्रह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो इन्होंने प्रयोगवाद ने किस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया है ये इस पर हम बात करते हैं। तो प्रयोगवाद ने महत्व दिया है नवीनता का आग्रह किया है, यानी कि इन्होंने अपने रचनाओं के अंतर्गत नवीनता को महत्व दिया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो प्रयोगवाद की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आता है नवीनता का आग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में। उदिता काव्य संग्रह किसका है? तो उदिता नामक जो काव्य संग्रह है किसका है दोस्तों? ऑप्शन है अज्ञेय, शमशेर बहादुर सिंह, धर्मवीर भारती या गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों जो उदिता नामक काव्य संग्रह है दोस्तों यह है शमशेर बहादुर सिंह की काव्य रचना है।
तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद के बाद कौन सा काव्य आंदोलन आया था? तो प्रयोगवाद के बाद कौन सा काव्य आंदोलन आया था दोस्तों? तो प्रयोगवाद के बाद का आपने सिलेबस में भी अगर देखोगे दोस्तों, उसमें भी ये दिया गया है। तो प्रयोगवाद के बाद जो तुरंत नया काव्य आंदोलन आया था वो आया था नई कविता। ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक दोस्तों जो रहेगा अगली क्लास में, वो हमारा प्रयोगवाद के बाद का काव्य आंदोलन है जो नई कविता के तौर पे है। उस पर भी हम डिटेल जो है व्याख्यान पढ़ेंगे पहले, और फिर एमसीक्यू रिलेट क्वेश्चन करेंगे जो हमारी नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आएगा। तो दोस्तों जो हमारे अभ्यर्थी लगातार हमारे क्लास से जुड़े हैं, उनको एक सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बेहतरीन क्लास का यहाँ पर स्टडी करने का मौका मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप अभ्यर्थी जो है ज़रूर इसको करिए, लगातार क्लास अटेंड कीजिए। साथ ही आप हमारे मेंबरशिप ज्वाइन करके भी इसको जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमसे पूछ सकते हैं। कहीं पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो ज़रूर हम आपको रेस्पॉन्स देने का प्रयास पूरा करेंगे, आपके क्वेश्चनों को महत्व देंगे। तो इसलिए आप हमारे मेंबरशिप यहाँ पर ज्वाइन करके मिनिमम मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको रिस्पांस दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद के बाद का जो काव्य आंदोलन आया वो आया था नई कविता। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगवादी कवियों ने कविता को किससे जोड़ा है? तो प्रयोगवादी जो कवि हैं दोस्तों, उन्होंने कविता को किससे जोड़ा है? ऑप्शन है स्वप्न और रहस्य, बिल्कुल गलत। जीवन की वास्तविकता और विज्ञान से, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही आंसर होगा, क्योंकि प्रयोगवादी कवियों ने जीवन को वास्तविक जीवन से, आधुनिकता से जोड़ा है, और साथ ही इन्होंने विज्ञान के जो है विज्ञान को महत्व दिया है, ना कि रहस्य और अंधविश्वास को। तो प्रयोगवादी कवियों की कविता में क्या जोड़ा गया है? जीवन की वास्तविकता और विज्ञान। भक्ति और प्रेम पर आधारित ये रचनाएं नहीं है दोस्तों, रस और छंद का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व नहीं मिला है, केवल जीवन की वास्तविकता और विज्ञान पर आधारित इनकी रचनाएं रही हैं दोस्तों। बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न में, नवीनता का आग्रह किस आंदोलन की विशेषता है? तो नवीनता का आग्रह जो विशेषता है दोस्तों, ऑप्शन है प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, छायावाद या रीति। तो नवीनता का आग्रह जो आंदोलन की विशेषता है वह है प्रयोगवादी काव्य के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, प्रयोगवादी कवि अधिकतर किस वर्ग से जुड़े थे? तो प्रयोगवादी जो कवि हैं दोस्तों, वो किससे जुड़े हैं? अधिकांश तो वो जुड़े हैं बुद्धिजीवी वर्ग से। तो दोस्तों बुद्धिजीवी वर्ग है, इसीलिए इन्होंने रहस्यवाद और अंधविश्वास को जो है त्याग कर इन्होंने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व दिया, और साथ ही व्यक्ति के अनुभव को महत्व दिया है, और व्यक्ति की चेतना को महत्व दिया है। ठीक है, तो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो है, प्रयोगवादी कवि अधिकतर बुद्धिजीवी वर्ग से जुड़े थे। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयोगवाद में भाषा का रूप कैसा है? तो बहुत आसान प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि प्रयोगवाद की जो भाषा रही है वो केवल संस्कृत निष्ठ भी नहीं है, उर्दू प्रधान बिल्कुल गलत, अत्यधिक फारसी मिश्रित भी नहीं है। ये कैसी भाषा का प्रयोग किया गया है? बोली और संस्कृत निष्ठ दोनों, यानी कि इन्होंने सामान्य बोली की भी भाषा को प्रयोग किया है, और साथ ही संस्कृत निष्ठ का भी प्रयोग किया है। जबकि खड़ी बोली और अन्य प्रकार की जो है उर्दू प्रधान, फारसी, इन चीज़ों को महत्व इन्होंने नहीं दिया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने प्रयोगवादी काव्य पर आधारित जो है व्याख्यान और इस पर रिलेटेड एमसीक्यू प्रश्नों को अटेंड किया है। आई होप आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी होगी दोस्तों, क्योंकि एक क्लास का कंटेंट बनाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी उसको टाइपिंग में भी टाइम लगता है, सब कुछ काफ़ी मेहनत करनी होती है। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही हमारी क्लास को लगातार विजिट करते रहें, क्योंकि हम आपके लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी क्लास यहाँ पर अटेंड करने का प्रयास करेंगे, और साथ ही आपको एक बेहतरीन इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर जो है अपने चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमको काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही लगातार क्लासेस कराते रहने का भी जो है एक प्रेरणा मिलती है। तो अगर आपका सपोर्ट लगातार मिलता रहे तो आपको लगातार जो है हमारे माध्यम से हिंदी की पूरी क्लासेस आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग देखने को मिलेंगी।
साथ ही अन्य सब्जेक्ट की भी कुछ सब्जेक्ट की हम क्लासेस लगातार आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक इसको अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको लगातार इसी प्रकार की क्लासेज और एमसीक्यू प्रश्न हमारे माध्यम से देखने को मिलेंगी। और साथ ही लेक्चर की परीक्षा से संबंधित सभी अपडेट्स आपको हमारे चैनल पर के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। सही समय पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए दोस्तों। विश यू ऑल द बेस्ट।